दोस्तों, जब भारत ताजा आजाद हुआ था तब जाने अनजाने में हमारे कई दोस्त और दुश्मन पहले से ही मौजूद थे। एक दौर ऐसा था जब चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और जापान दुश्मन हुआ करता था। आप सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ? तो ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जापान ने कोलकाता पर बमबारी कर दी थी। अब अचानक जापान ने भारत पर क्यों हमला किया? क्या था पूरा मामला और क्यों जापान ने कोलकाता पर बमबारी की? आइए जानते हैं। अब जैसे कि उस दौर में चाइना हमारा दोस्त हुआ करता था और उस समय तो वो जापान से भी बड़ा हुआ था। तब ब्रिटेन और अमेरिका चाइना के साथ थे और जर्मनी जापान के खिलाफ। इसलिए भारत के रास्ते ब्रिटेन और अमेरिका चीन को युद्ध का सामान पहुंचा रहे थे और इस पूरे हथियार को पहुंचाने का रास्ता था भारत का कोलकाता। अब जैसा कि जापान और चाइना की लड़ाई थी तो जाहिर सी बात है कि जापान चीन की सप्लाई बंद करना चाहता था। अब ये पूरी घटना है साल 1942 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों का गठबंधन जापान और जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। अब चूंकि उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए ब्रिटिश उपनिवेश होने की वजह से भारत भी ब्रिटेन के मित्र देशों के साथ था। इसीलिए 20 दिसंबर 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए और ये बमबारी आधी रात को की गई थी, जिसमें कोलकाता की कई अहम इमारतें तबाह हो गई थी। अब बंगाली चुप तो नहीं रहने वाले थे। तब जो हुआ उसी को लेकर बंगालियों में एक दोहा या छंद शुरू हो गया, सारे गामा पाधानी बम फैले चे जापानी। लेकिन ये इकलौती बमबारी नहीं थी और साल 1942-43 में शहर के कई हिस्सों पर कई बार बमबारी की गई, लेकिन इससे जापान का मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी इसके बाद भी कोलकाता के जरिए चीन को हथियार और युद्ध के दूसरे जरूरी सामान भेजना लगातार जारी रहा। लेकिन जापान के हमले से कोलकाता के मेन शहर को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि कोलकाता के हाथी बागान, सेंट जॉन्स चर्च जैसी जगहों के अलावा वहां के मुख्य बंदरगाह पर भी बम गिराए गए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बंदरगाह पर जापान ने रात के बजाय दिन में हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और तब हावड़ा ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल था। जापान ने इस पर रात में बम गिराए, लेकिन अंधेरे में इसका निशाना चूक गया और ये बम पुल के बजाय एक होटल पर जा गिरे और हावड़ा ब्रिज बच गया। लेकिन एक दौर ऐसा है जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने बम गिरा दिया, जिसके बाद काफी वक्त तक कोलकाता पर युद्ध की आंच आने का डर नहीं था। लेकिन मई 1942 में जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जापानी सैनिक भारत म्यांमार बॉर्डर तक आ पहुंचे। इसके साथ ही कोलकाता उनकी बमबारी की जद में आ गया। इसके बाद 20 दिसंबर 1942 को जापान के इंपीरियल एयरफोर्स के 8 मित्सुबिशी KI-21 टाइप 97 बॉम्बर विमानों ने रात के वक्त कलकत्ता शहर पर चौतरफा बम गिराने शुरू कर दिए। इन विमानों को सैली नाम दिया गया था। इनके अलावा भारी बम गिरा सकने वाला डबल इंजन वाला मित्सुबिशी G4M, सिंगल इंजन फाइटर नाकाजीमा KI-43 फाइटर प्लेन और लंबी रेंज वाला मित्सुबिशी A6M भी जापानी बेड़े में शामिल हो गए थे। अब कोलकाता में मौजूद ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स जब तक अपने हरिकेन और स्पिटफायर जहाज़ों की तैयारी करती, तब तक बहुत देर हो चुकी। अब अंडमान आइलैंड से उड़े जापानी जहाज कोलकाता के तटों पर मंडरा रहे थे। रॉयल एयरफोर्स के उस वक्त के रडार इतने कैपेबल नहीं थे कि जापानीज के फाइटर प्लेन्स की मूवमेंट की सही जानकारी दे सकें। तो तय करना काफी मुश्किल था कि जहाज चिटगोंग की तरफ जा रहे हैं या कोलकाता की तरफ। और हरिकेन फाइटर प्लेन जापानी लड़ाकू विमानों के सामने बहुत कमजोर थे। रात को जापान की तरफ से बमबारी शुरू होने के बाद बहुत कम वक्त में जापानियों ने रॉयल एयरफोर्स के 9 हरिकेन विमान गिराए, जबकि सिर्फ एक मित्सुबिशी जापानी जहाज को नुकसान पहुंचा। अब सबको लगा था कि कुछ हमलों बाद जापान शांत हो जाएगा, लेकिन अभी तो काफी हमले बाकी थे। और 24 दिसंबर की बात को 10 सैली विमानों ने सेंट्रल कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर इलाके में बम गिराए। उस समय ब्रिटिश इंडिया के पास रात में एयर स्ट्राइक से निपटने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का फोकस तब यूरोप और मिडिल ईस्ट पर था। साल 1941 तक भारत को अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ऐसे में अचानक शुरू हुए इन हमलों से निपटने के लिए भारत तैयार नहीं था। उस वक्त एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए खासतौर पर कोलकाता के आसपास कई एयरक्राफ्ट को एक्टिव किया गया। अब पूरा कोलकाता शहर एयरफील्ड बन चुका था। चारों ओर मैदानी इलाकों के बीच रेड रोड को हवाई पट्टी बना दिया गया था। शहर के बीचों बीच इमारतों से घिरे इस एयरफील्ड से ऑपरेट करना आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि इससे लोगों का मनोबल बढ़ा। फिर क्या था, जवाबी हमले किए गए और 165 हरिकेन विंग के कमांडिंग ऑफिसर ने 23 दिसंबर को एक जापानीज जहाज को क्षतिग्रस्त करने का दावा किया और अगली रात एक और जापानी जहाज को गिरा दिया गया।
ब्रिटेन के पास रात में एयर स्ट्राइक करने के लिए एक फाइटर प्लेन था जो रेडार गाइडेड और स्क्रीन पर दुश्मन के जहाज को देख सकने में सक्षम था। ब्रिस्टल हरक्यूलिस इंजन वाले व्यू फाइटर नाम के इन जंगी विमानों को आनन फानन में लाया गया और रात के वक्त एयर स्ट्राइक के लिए लगा दिया गया। इन्हीं विमानों से कोलकाता को बचाया जा सका। इसके अलावा मार्क विमान भी शामिल किए गए। लेकिन अब ये पूरा खेल भयानक रूप ले चुका था, जिसके बाद 5 दिसंबर 1943 को जापान की तरफ से सबसे भयंकर बमबारी की गई। इसमें कम से कम 350 से 500 लोग मारे गए। मारे जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मजदूर और कुली थे। पिछले सभी हमलों के उलट ये रात के बजाय दिन में किया गया हमला था और 24 दिसंबर 1944 को जापानियों ने शहर पर आखिरी बार बमबारी की। इसके बाद उनका फोकस म्यांमार और भारत के बजाय चीन और पैसिफिक रीजन की तरफ हो गया, जिसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया तो पूरी दुनिया में आतंक छा गया। इसके 3 दिन बाद जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए और युद्ध रुक गया। जापान ने हथियार डाल दिए, सबसे बड़ी बर्बादी हुई और जापान को सरेंडर करना पड़ा। बेशक आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंडिया का कनेक्शन नहीं पता रहा होगा और आज बहुत कम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध से कोलकाता का कनेक्शन याद है, लेकिन दिसंबर 2018 में हुए एक वाकये ने इसकी याद ताज़ा करा दी जब कोलकाता पोर्ट के नेताजी सुभाष डॉक पर करीब 450 किलो का एक बम मिला। ये वही बम थे जो जापानीज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहर पर गिराए थे। ये उन्हीं में से एक था जो फटने से रह गया था, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को हुआ और उसका सबसे बड़ा शहर तबाह हो गया। हजारों लाखों लोग मारे गए, इमारतें तबाह हो गई। जापान का भी पूरा शहर और वहां की सभ्यता ही जड़ से उखाड़ दी गई, जिससे साबित होता है कि युद्ध किसी के लिए बेहतरीन तरीका नहीं था। लेकिन इस पूरे हमले के बाद भारत में एक अलग ही क्रांति की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब समझ गए थे कि जो भी हुआ उसमें ब्रिटेन का मेजर रोल था और उसी के हथियार सप्लाई की वजह से जापान ने भारत को निशाना बनाया, जिसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया गया और आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों के सामने मांग रखी थी कि आपको भारत अभी छोड़ना होगा। जैसा कि आजादी की मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन तब इससे लेकर बातचीत होती थी। 1942 में जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने साफ कहा कि अब इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी और आपको तत्काल जाना होगा। उस वक्त हालात ये थे कि एक तरफ से जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पार करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, खासकर महात्मा गांधी, जिनकी समझ थी कि जापान ने अगर इधर हमला किया तो क्या होगा। अंग्रेजों ने दक्षिणी पूर्व एशिया में जापान के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। ऐसे में जापान ने भारत पर हमला किया तो क्या होगा। कांग्रेस को लग रहा था कि हमले की सूरत में अंग्रेज छोड़कर भाग गए तो फिर यहाँ जापानियों का राज होगा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों दुनिया भर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऐसे में भारतीय नेताओं के मन में जापान के हमले की आशंका खर करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जापान भारत में भी अंग्रेजों पर हमला कर सकता है। इससे पहले पूर्वी एशिया से अंग्रेज आत्मसमर्पण करके भाग गए थे। ऐसे में लाजमी था कि भारत को लग रहा था कि वो एक उपनिवेश से मुक्त होकर दूसरे उपनिवेश में चल जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं को लगने लगा कि अब लड़ाकू रुख अपनाना चाहिए। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों से साफ कहा कि अगर वो दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग चाहते हैं तो भारत के राष्ट्रीय नेताओं को सत्ता में शामिल करना होगा। एक राष्ट्रीय सरकार बनाइए जो लड़ सके। अगर ब्रिटिश उन्हें बाहर रखकर ऐसा करना चाहते हैं तो भारत से जाइए। दूसरा विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, यही पूरा मामला था। अभी अंग्रेजों के लिए युद्ध का समय था। उन्हें लगा कि वो भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उन्हें झटका लगे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटेन हुकूमत ने बड़ा ही कड़ा रवैया अपनाया। अंग्रेजों ने तो हवाई जहाजों से बम तक गिराए और एक अनुमान के मुताबिक इसमें कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। हालांकि भारतीयों ने हार नहीं मानी और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन फैलता गया। भारतीय दबे बिल्कुल नहीं, साथ ही आंदोलन अंडरग्राउंड भी चला। भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने गजब की बहादुरी दिखाई और इसमें हर तबके के लोग शामिल थे। भारी संख्या में स्टूडेंट भी शामिल थे। छात्रों ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया, किसानों को जगाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कई समानांतर सरकारें बनी। इतना ही नहीं, महिलाएं और मजदूरों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। कई उद्योगपतियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसमें राष्ट्रीय एकता साफ दिखी। इसमें लोगों के व्यापक पैमाने पर भागीदारी थी और ये जापान और ब्रिटेन दोनों के खिलाफ के बाद का मोमेंट था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान की दोस्ती वाजिब है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।